चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमां। गुलामी से आजादी पाना ऐसी दास्तां है जो बहुत सी छोटी छोटी कहानियों से मिलके बनती है, और इन छोटी कहानियों को भी इतिहास वैसे ही याद रखता है जैसे कि पूरी दास्तां को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबीता और आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। आजादी के लिए संघर्ष की एक कहानी है मतंगिनी हजरा की, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए भी अहिंसा से लड़ाई का महत्व जाना और इसी राह पर आगे बढ़ी। जागे अब सारे लोग एक वतन, जय नारों से अब ये ज़मीन और ये गगन। भारत की आजादी के बहुत से आंदोलनों में हजरा जी ने भाग लिया। आजादी के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटी। हजरा जी का जन्म 1870 में वेस्ट बंगाल के होगला गांव में हुआ। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। इसी वजह से उनकी प्राथमिक शिक्षा भी नहीं हो पाई। छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी हजरा जी के लिए दुख खत्म नहीं हुए। 18 साल की उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई। जिंदगी के इन गमों ने उन्हें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी और उन्होंने आजादी के लिए महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। गांव के जीवन में उन्होंने जिंदगी का बहुत मुश्किल वक्त देखा। ब्रिटिश सरकार और अमीर जमींदारों की वजह से उन्हें बहुत सी कठिनाइयों को सहना पड़ा, लेकिन जब ये अन्याय असहनीय हो गया तब इससे निपटने के लिए हजरा जी राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ गई। 1930 में नमक कानून के विरोध में हुई दांडी यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद 1932 में हजरा जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान वो गिरफ्तार भी हुई और 1932 में ही उन्होंने अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़ी। ये आंदोलन चौकीदारी पर कर लगाए जाने को लेकर था। इस विरोध प्रदर्शन में हजरा जी एक बार फिर से गिरफ्तार हुईं और उन्हें 6 महीने के लिए बहरामपुर जेल भेज दिया गया। जेल से आने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल हो गई। गांधी जी का अनुनय करते हुए वो खादी बुनने लगी और 1933 के साल में वो महाकुंभ कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। हजरा जी ने अपनी पूरी जिंदगी मानवता के लिए लगा दी। चेचक और महामारी के दिनों में उन्होंने प्रभावित पुरुष, महिलाओं और बच्चों के बीच में रहकर काम किया। 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में हजरा जी का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिलता है। सरकार द्वारा तमलुक में सब डिवीजन स्थापित करने को लेकर देशभक्तों और ब्रिटिश सरकार के बीच संघर्ष हुआ। मेदिनीपुर के लोगों ने थाना, कोर्ट और सरकारी ऑफिसों को कब्जे में करने की सोची और हजरा जी ने इस जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस से लोग जुड़ते गए और ये बड़ा आकार लेता गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। फायरिंग में हजरा जी की बाह पर गोली लगी, लेकिन उनके हौसले नहीं हारे और वो पुलिस वालों से अपने ही लोगों पर गोलीबारी नहीं करने की अपील करती रहीं। इसी दौरान एक गोली उनके माथे पर आ लगी और उनकी मृत्यु हो गई, पर इसके बावजूद उनके हाथ से आजादी का झंडा जमीन पर नहीं गिरा। देश के प्रति उनकी शहादत और समर्पण को हमारा सलाम। अब बात ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की जिन्हें 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है। उन्होंने अपनी रिसर्च से बहुत सी जानकारी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने विज्ञान की सेवा बहुत समर्पण से की
और खगोल भौतिकी, भौतिक विज्ञान और अप्लाइड यानी अनुप्रयुक्त गणित में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। इसी मेहनत के चलते उन्हें 1983 में विलियम ए फाउलर के साथ फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। उनका नाम है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, जिनका पूरा जीवन आत्मविश्वास, कुशलता और धैर्य से अपना लक्ष्य हासिल करने की कहानी है। वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ अच्छे शिक्षक और विद्वान भी थे। चंद्रशेखर जी का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में हुआ। वो भारतीय फिजिसिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के भतीजे थे। घर से ही चंद्रशेखर की शिक्षा बहुत अच्छी हुई। हिंदू हाई स्कूल ट्रिप्लिकेन मद्रास से उन्होंने हाई स्कूलिंग की। 1930 में उन्होंने फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स की डिग्री ली। चंद्रशेखर जी सरकार द्वारा स्कॉलरशिप पाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने चले गए। इंग्लैंड में वो प्रोफेसर R.H. फाउलर की देखरेख में रिसर्च स्टूडेंट बन गए। 1933 में उन्होंने कैम्ब्रिज से PhD की। चंद्रशेखर जी मेहनत और लगन से आगे भी पढ़ते रहे। 1937 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में उनकी नियुक्ति हुई। यहाँ उन्होंने बहुत से रिसर्च कार्य भी किए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज के कार्य करते रहे। इसी पर काम करते हुए उनकी 2 रिपोर्ट ऑन द डिके ऑफ प्लेन शॉक वेव्स और द नॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्लास्ट वेव प्रकाशित हुई। इन रिपोर्ट्स के जरिए वो दुनिया की नजर में आ गए। इस कार्य के लिए उन्हें बहुत सराहना मिली। चंद्रशेखर जी ने विज्ञान के अलग अलग फील्ड्स में काम किया। 1930 के दशक में उन्होंने स्टेलर डायनेमिक्स पर फोकस किया और अगले दशक में रेडिएटिव ट्रांसफर पर ध्यान लगाया। इसी तरह एक पूरा दशक उन्होंने मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स की पढ़ाई की और अंत में उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स के सिद्धांत पर काम किया। 1952 से 1971 के बीच चंद्रशेखर जी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के संपादक भी रहे। 1983 में उन्हें सितारों की संरचना और विकास की महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला, जिसे उन्होंने विलियम ए फाउलर के साथ शेयर किया। खगोल विज्ञान में उनका मुख्य काम एस्ट्रोफिजिकल चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में सराहना के साथ साथ चंद्रशेखर जी को पुरस्कार भी खूब मिले। 1952 में उन्हें ब्राउस मेडल दिया गया और अगले ही साल उन्हें रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने गोल्ड मेडल से नवाजा। इसके अलावा उन्हें साइंस का नेशनल मेडल, सरकार द्वारा पद्म विभूषण, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज का हेनरी ड्रेपर मेडल और रॉयल सोसाइटी का कॉपले मेडल भी मिला। Chandrasekhar made several important contributions to astrophysics and applied mathematics. One of his major contributions is identified with white dwarf stars and is known as the Chandrasekhar limit. When Chandrasekhar arrived in Cambridge in the 1930s, the university was, of course, one of the real hotbeds of science. R.H. Fowler was here, and of course he was the official advisor for Chandra, and so he was in probably the best possible environment. Of course, the groundwork for quantum mechanics had already been done by Schrödinger, Heisenberg, etc., and by Dirac, and so Chandra was at the optimum age, really, because he absorbed these ideas when he was young. The Royal Society of London में R.J. टेलर ने लिखा है, Chandrasekhar was a classical applied mathematician whose research was primarily applied in astronomy and whose like will probably never be seen again. उनका मुख्य अनुसंधान खगोल विज्ञान को लेकर था। 21 अगस्त 1995 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, चंद्रशेखर जी का योगदान खगोल भौतिकी में बहुत अहम है और आगे भी बना रहेगा। दोस्तों, शो में हमारी अगली शख्सियत बहुमुखी प्रतिभा की धनी कही जा सकती है। वो कवयित्री होने के साथ साथ पत्रकार, प्रोफेसर, संगीतकार, लेखक
और गीतकार भी थी। मराठी साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान है। हम बात कर रहे हैं शांता जनार्दन शेलके जी की। शांता जी का जन्म 19 अक्टूबर 1922 को पुणे में हुआ था। शांता जी का परिवार शिक्षा के महत्व से अवगत था, इसीलिए उन्होंने शांता जी की पढ़ाई पर जोर दिया। शांता जी ने पुणे के सर परशुराम भाऊ कॉलेज से पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने मराठी और संस्कृत में एमए किया। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने केलकर और चिपलुंकर पुरस्कार जीते। साहित्य की ओर वो यहीं से आकर्षित हुई। इसके बाद शांता जी ने 5 साल असिस्टेंट एडिटर के पद पर नवयुग मैगजीन में काम किया। मुंबई में रहते हुए उन्होंने द फिल्म सेंसर बोर्ड, द थिएटर एग्जामिनेशन बोर्ड और द गवर्नमेंट बुक अवार्ड की सेवा भी की। इसके बाद वो नागपुर में हिस्लप कॉलेज में मराठी की प्रोफेसर बन गई। उन्होंने कविता, कहानियाँ, उपन्यासों के माध्यम से मराठी साहित्य में अपना योगदान दिया। शांता जी ने मराठी समाचार पत्रों में कॉलम भी लिखे, जो बाद में किताब के रूप में सामने आए। एक पानी मदरंगी और जनता अजंता उनमें प्रमुख हैं। वहीं उपन्यासों में धर्म और पुनर्जन्म उनकी बेहतरीन लेखनी का उदाहरण है। बच्चों के लिए लेखन उन्हें हमेशा भाता रहा। बच्चों के लिए शांता जी ने कहानियाँ, कविताएं और गाने लिखे। वर्षा, गोदन और रूपसी उनके गानों का कलेक्शन है। मराठी लिटरेचर में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान अवार्ड दिया गया। इसके अगले ही साल 6 जून को उनकी मृत्यु हो गई। भाषा को मजबूत करने का काम साहित्य बखूबी करता है। अपनी कलम के माध्यम से शांता जी ने मराठी साहित्य को नई उम्मीदें दी। विज्ञान अंधविश्वास को तोड़ता आया है। विज्ञान की खोजें साबित कर देती हैं कि जो अब तक लोग मानते आए हैं वो गलत था। हमारी इस शख्सियत ने जेनेटिक्स की फील्ड में ऐसी दुनिया को सामने रखा कि बहुत सी गलत धारणाएं टूट गईं। इनमें से एक महत्वपूर्ण धारणा थी बच्चे के लिंग के लिए मां को दोषी मानना। उन्होंने बताया कि पुरुष के XY और महिला के XX गुणसूत्र बच्चे के लिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा उन्होंने मॉडर्न बायोलॉजी की हिस्ट्री को लेकर सबसे मशहूर टेक्स्ट बुक भी लिखी है, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया, जो अमेरिकन जूलॉजिस्ट और जेनेटिसिस्ट थे। विल्सन ने नेटी स्टीवंस के साथ मिलकर 1905 में ये खोज की कि पुरुष में XY तथा महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। विल्सन 1856 में जिनीवा, इलिनॉय में जन्मे। येल से स्नातक होने के बाद उन्होंने 1881 में डॉक्टरेट हासिल की। 1883 में वो बायो के प्रोफेसर बन गए। अपने करियर का ज्यादातर समय उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बिताया। सेल लिखने के बाद उन्होंने 1905 में क्रोमोसोम्स के बारे में बताया। विल्सन ने अतिरिक्त या अधिसंख्य गुणसूत्रों का वर्णन किया, जिन्हें अब बी क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसके अलावा वो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के अध्यक्ष पद पर भी रहे। द सेल इन डेवलपमेंट एंड इनहेरिटेंस में उनके काम के लिए उन्हें 1925 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की ओर से डैनियल जीरो एलियट मेडल दिया गया। उनके सम्मान में द अमेरिकन सोसाइटी फॉर सेल बायोलॉजी हर साल E.B. विल्सन मेडल का पुरस्कार देती है। दोस्तों, आज ऐसे साइंटिस्ट का भी जन्मदिन है जिनकी रिसर्च ने हमें नीम के फायदे बताए। प्रकृति के लिए किए गए उनके काम को आज दुनिया सलाम करती है। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सलीमुज़्ज़मन सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब का जन्म 1897 में बाराबंकी में हुआ था।
लेकिन शुरू में साहित्य और कविता उनकी पहली पसंद बनी और फिलॉसफी और पर्शियन में वो स्नातक हुए। अगले साल सिद्दीकी साहब मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए। वापस लौटकर उन्होंने टिब्बिया कॉलेज दिल्ली में आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उन्नीस 1940 में उन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ज्वाइन किया और यहाँ उन्होंने 1951 तक काम किया और इसी साल वो पाकिस्तान चले गए। भारत में सिद्दीकी साहब ने अपनी रिसर्च से फार्मासिस्ट्स का ध्यान नीम की ओर खींचा। उन्होंने बताया कि नीम कृमिनाशक रोधी, जीवाणु रोधी और एंटीवायरल घटक है। 1946 में उनकी इस खोज के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। नीम के अलावा उन्होंने और भी कई पौधों पर रिसर्च किया और 50 से भी ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स उनके नाम पर पेटेंट है। The phenomenal achievements of science and technology in modern times and their impact on every sector of human endeavor have made it imperative for the developing countries to recognize their vital role in the plans of national development. पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने बहुत से पदों पर काम किया और अपनी रिसर्च जारी रखी। 1953 में उन्होंने द पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की। ये गैर राजनीतिक थिंक टैंक था जिसमें वहाँ के काबिल वैज्ञानिक शामिल थे। सिद्दीकी साहब का काम दुनिया भर में सराहा गया। 1960 में उन्हें पैन इंडियन ओशन साइंस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। इसी साल वो फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए भी चुने गए। इस लंबे सफर में अगर कुछ सीखा है तो ये कि खामोशी सबसे बेहतरीन नुस्खा है जिंदगी का। इतना ही नहीं, 1983 में उन्होंने थर्ड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज की नींव रखने में अहम योगदान दिया। रिसर्च के साथ साथ सिद्दीकी साहब कवि, संगीतकार और पेंटर भी थे। यूरोप में उनकी पेंटिंग्स की काफी सारी प्रदर्शनियां भी लगी। Born to be remembered, born to be remembered. दोस्तों, हमने शो की शुरुआत में मतंगिनी हजरा जी की बात की, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और हमारी अगली शख्सियत भी यही खूबी रखती है। वो 1960 में अमेरिका में हुए सिविल राइट्स मूवमेंट के हीरो रहे और अहिंसक प्रदर्शनों के जरिए बहुत से सफल आंदोलन चलाए। अपने दौर में वो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के समकक्ष थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो काफी पीछे छूट गए। मैं बात कर रही हूँ जेम्स लूथर बेवेल की। बेवेल 20वीं शताब्दी के बहुत महत्वपूर्ण सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रहे, जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। बेवेल का जन्म आज ही के दिन 1936 में हुआ। उस समय उनका परिवार इटाबेना मिसिसिपी में था और यहीं से उनकी स्कूलिंग भी हुई। शुरू में उन्होंने नौसेना में सर्विस की और इसी दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को पढ़ा। उनकी दार्शनिकता और अहिंसावादी तकनीकों से बेवेल बहुत प्रभावित हुए। इसका असर ये हुआ कि बेवेल ने 1960 में नेशविल सिट इन मूवमेंट में भाग लिया। ये आंदोलन सफल रहा और 1961 में उन्होंने थिएटर के माध्यम से इसे और अधिक मजबूती दी। इसी दौर में उन्होंने मिसिसिपी वोटिंग राइट्स मूवमेंट को भी शुरू किया। इन दो आंदोलनों की सफलता को देखते हुए 1962 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उन्हें मिलने को बुलाया। दोनों साथ में काम करने के लिए तैयार हो गए, जिसमें दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे। वोटिंग अधिकारों और बेहतर शिक्षा के मुद्दों को दोनों ने प्रमुखता दी और ये सब सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के तहत करने का निर्णय किया गया, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी। बाद में जेम्स SCLC में डायरेक्ट एक्शन और नॉन वायलेंट एजुकेशन के डायरेक्टर बने। ये स्टूडेंट मूवमेंट था। अगले सालों में उन्होंने 1963 में बर्मिंघम चिल्ड्रंस क्रूसेड का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने बच्चों को कैंपेन का हिस्सा बनाने को कहा। अपनी सूझबूझ से ही जेम्स ने 1963 में मार्च ऑन वॉशिंगटन ऑर्गेनाइज किया।
ये जॉब्स और सिविल राइट्स के लिए किया गया बहुत बड़ा प्रदर्शन था। इसके बाद उन्होंने 1965 में सेल्मा वोटिंग राइट्स मूवमेंट में सफलता पाई। ये मूवमेंट खूनी संघर्ष से होकर गुजरा, लेकिन जेम्स ने हार नहीं मानी और विरोध करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने 54 मील पैदल यात्रा की। इस मार्च में लेबर, सिविक लीडर्स और बहुत से सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। आखिर में उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने टीवी पर आकर घोषणा की कि कांग्रेस ने वोटिंग राइट्स एक्ट को पास कर दिया है। 1966 में शिकागो ओपन हाउसिंग मूवमेंट और दी एंटी वियतनाम वॉर मूवमेंट भी उनकी लीडरशिप का बेहतरीन उदाहरण है। प्रदर्शनकारियों ने शिकागो को अपना कार्य क्षेत्र चुनने के बाद स्लम्स को खत्म करने की मांग सबसे ऊपर रखी। इसी आंदोलन में उन्होंने वियतनाम वॉर को खत्म करने को लेकर भी प्रदर्शन किए। मार्च 1967 को इस आंदोलन में बहुत से ग्रुप जुड़ गए और प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल पार्क से यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग तक जुलूस निकाला। ये अमेरिकी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जुलूस माना जाता है। मार्च ऑन द पेंटागन भी इसी आंदोलन की अगली कड़ी था। 1960 के दशक में मानवाधिकारों के लिए उनकी लड़ाई के चलते उन्हें फादर ऑफ वोटिंग राइट्स कहा जाने लगा, लेकिन वो मुख्य धारा के मीडिया के द्वारा अनदेखे किए गए। सिविल राइट मूवमेंट्स में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बड़े लीडर बनकर उभरे। वो SCLC के चेयरमैन और पब्लिक स्पोक्स पर्सन भी थे, लेकिन उनकी जेम्स के साथ साझेदारी ने ही सिविल राइट्स आंदोलन को सफल बनाया। Now we're going to work on education in this county. Y'all can give this. Let me just tell you what education is. Education is the science that man employ upon himself, his fellow man, and his children to allow him to accomplish the objective that God created him for. गांधी जी के विचारों से जेम्स बहुत प्रेरित थे, जिनकी मजबूती के चलते ही उन्होंने इतने बड़े मूवमेंट को अंजाम दिया। डॉक्टर किंग को भी ये मालूम था कि अमेरिका में बेवल ही एक ऐसे शख्स हैं जो अहिंसक आंदोलन को सफल बना सकते हैं। फिर भी आज इतिहास में वो गुम है। उनके नाम का ना तो कोई स्कूल है, ना सड़क है, ना ही कोई मूर्ति बनाई गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस शख्स को फादर ऑफ वोटिंग राइट्स कहा गया हो, वो इतिहास में यूं गायब हो जाए। बेवल की सहकर्मी और इतिहासकार रॉबर्ट सेंट जॉन उनके बारे में कहते हैं, The Bevel story does revise the history of the civil rights movement, and it needs to be told. अमेरिकी राजनेता एंड्रयू यंग का भी यही मानना है कि हम उनके बिना आंदोलन नहीं कर पाते, और इसी भूमिका ने एक सफल आंदोलन खड़ा किया। इसी में आगे जोड़ते हुए बर्नार्ड लफायत कहते हैं कि मार्च ऑन वॉशिंगटन जेम्स बेवल का ही आइडिया था। आज के हमारे शो की आखिरी हस्ती को बॉलीवुड फिल्म म्यूजिक का फादर कहा जाता है। उन्होंने करीब 150 फिल्मों में संगीत दिया। हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के के साथ साथ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला। उनका नाम है राय चंद बोराल। कोलकाता में आज ही के दिन 1903 में जन्मे बोराल जी को संगीत अपने पिता से विरासत में मिला। उनके पिता लालचंद बोराल शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। उन्होंने तबले पर सात संगत बजाना भी सीखा। 1927 में उन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ज्वाइन की। 4 साल बाद वो न्यू थिएटर्स ग्रुप में चले गए, जो स्टेज प्ले में लाइव म्यूजिक दिया करता था। इसके बाद बोराल जी न्यू थिएटर्स में म्यूजिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो गए और ये ग्रुप फिल्म्स में भी संगीत देने लगा। 1935 में बोराल जी ने ही पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का परिचय हिंदी फिल्मों में किया। ये फिल्म थी धूप छाँव। प्रेम
1948 में आई अनजानगढ़ उनकी न्यू थिएटर्स के साथ आखिरी फेमस फिल्म थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने फिल्म दर्द दिल का संगीत दिया। फिल्म के ज्यादातर गाने लता जी ने ही गाए। उन्नीस 1978 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इसी साल उन्हें संगीत नाटक अकादमी से रचनात्मक और प्रयोगवादी संगीत के लिए भी पुरस्कार मिला। 1981 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने करीब 150 हिंदी और बंगाली फिल्मों में संगीत दिया। पूरन भगत, मंजिल, अनाथ आश्रम, विद्यापति, सपेरा और वसीयतनामा उनकी लोकप्रिय फिल्मों में से हैं। शुरुआती हिंदी सिनेमा में संगीत को उन्होंने ही आकार दिया, जिसका रुझान अगले 20-30 सालों तक वैसा ही बना रहा। उन्हें सहगल साहब के उभरते करियर को रूप देने के लिए भी जाना जाता है। संगीतकार अनिल बिस्वास ने उन्हें भारतीय फिल्म संगीत का पितामह कहा है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड यहीं पर समाप्त होता है। अभी बबीता जैन को दीजिए इजाजत। कल मिलेंगे आपसे मैं और संदीप। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,